बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमारा लेक्चर थोड़ा सा रह गया था। हम शॉक को डिस्कस कर रहे थे, मेन टॉपिक। तो हम सिम्टम्स ऑफ शॉक पे पहुंचे थे। तो उससे पहले जो है हम देख रहे थे कि शॉक होता क्या है। शॉक की हमने डेफिनेशन देखी थी कि इनएडिक्वेट सप्लाई हो जाएगी ऑक्सीजन की टिश्यूज को, और वो प्रॉपरली या यूज नहीं कर पाएंगे ऑक्सीजन को टिश्यू। ठीक है। रेस्पिरेशन का बेसिकली मतलब लगा लें कि आप इशू आ जाएगा सेलुलर लेवल पे। ठीक है। एक तो लंग्स लेवल पे रेस्पिरेशन होती है, एक सेल लेवल पे भी रेस्पिरेशन होती है। तो प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं होगा तो शॉक की वजह से सीरियस कोई डैमेज भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। फिर हमने इसकी टाइप देख ली थी। 4 टाइप्स हैं इसकी बेसिकली। हाइपोवोलेमिक शॉक था, कार्डियोजेनिक शॉक था, सेप्टिक शॉक था और वेजोजेनिक शॉक था। ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में हमने देखा था कि इंट्रावास्कुलर जो वॉल्यूम है, टोटल जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है बॉडी के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाता है किसी ना किसी वजह से। उसमें वॉमिटिंग ज्यादा हो गई, डायरिया ज्यादा हो गया, कोई ऐसा ट्रामा पेश आ गया जिसकी वजह से आपका वॉल्यूम डिस्टर्ब हुआ बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का है, तो उसकी वजह से ये हो गया। कार्डियोजेनिक में हमने देखा था कि हार्ट की एफिशिएंसी मुतासर हो जाती है। हार्ट की एफिशिएंसी किसी वजह से भी मुतासर हो सकती है। कोई जो है अरिदमिया हो सकता है। अरिदमिया होता है इम्बैलेंस ऑफ हार्ट बीट, ज्यादा हो गई या कम हो गई। कुछ जो है और बीमारियों की वजह से जिनका असर हार्ट पे पड़ा, कोई हार्ट के मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, वो फिर कार्डियोजेनिक शॉक में आ जाता है। तीसरा हमने वेजोजेनिक शॉक देखा था। वेजोजेनिक शॉक जो है वो ब्लड वेसल्स की वजह से है। वेजोजेनिक वेसल्स से रिलेटेड, कि उनकी या वेजो डायलेशन हो जाएगी या वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी या बिल्कुल पतली हो जाएंगी। तब भी देखें फ्लूइड जो बॉडी में मूव कर रहा है, ब्लड जो मूव कर रहा है, अगर कंस्ट्रिक्ट हो गई है हमारी ब्लड वेसल्स, तो वो प्रॉपर नहीं फंक्शन हो रहेगा, शॉक में आ जाएगी बॉडी। और अगर ज्यादा डायलेट हो गई हैं, ठीक है, उनका डायामीटर बढ़ गया है, तब भी ये प्रॉब्लम आएगा। फिर जो चौथी टाइप है वो थी सेप्टिक और एंडोटॉक्सिक शॉक। ये है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे सेप्टिक पता चल रहा है, या एंडोटॉक्सिक। एंडोटॉक्सिक मतलब टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इन डिफरेंट डिजीजेज में ये हो जाता है। जैसे एग्जांपल्स में लिखा भी हुआ है, पेरिटोनाइटिस, पायोमेट्रा, हेमरेज और इंटेस्टाइनल स्ट्रैंगुलेशन, वल्वुलस पेरिकार्डाइटिस, मास्टाइटिस। मतलब सेप्टिक और एंडोटॉक्सिक शॉक मुख्तसर अगर समझे तो वो है जो किसी जो है टॉक्सिन की वजह से या किसी माइक्रोब की वजह से होता है। तो ये 4 टाइप हैं बेसिकली शॉक। तो अब हम शॉक की देख लेते हैं सिम्टम्स क्या क्या होती हैं। सिम्टम्स में एक हम देख लेंगे फिजिकल सिम्टम, जो फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाती हैं, और दूसरी हम कुछ लेबोरेटरी फाइंडिंग देख लेंगे कि उसमें क्या होगा। तो पहले फिजिकल में देख लें तो टैकीकार्डिया हो जाता है। टैकीकार्डिया मतलब होता है फास्ट हार्ट रेट। हार्ट रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा। टैकीपीनिया हो सकता है। टैकीपीनिया होता है जो है रेस्पिरेशन का तेज होना। ठीक है। तो 2 टर्म होते हैं ना, टैकी और एक ब्रेडी। ठीक है। टैकी होता है तेज हो जाना, टी से टैकी लगा लें, तेज भी टी से ही होता है। और ब्रेडिकार्डिया जो होता है वो कम हो जाना वो कहते हैं। तो टैकीकार्डिया का मतलब कि जो है वो कार्डियक फंक्शन जो है, हार्ट बीट जो है वो तेज हो गई है। टैकीपीनिया का मतलब जो है वो हो जाएगा कि फास्ट हो जाएगा आपका रेस्पिरेशन। फेल्योर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगा। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है बॉडी की, वो येलोइश हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा शॉक की कंडीशन के अंदर प्रोलोंगेशन ऑफ कैपिलरी रीफिल टाइम एंड डिक्रीज पल्स क्वालिटी हो जाता है। कैपिलरी रीफिल टाइम ज्यादा हो जाता है क्योंकि प्रॉपर जो है वो नहीं ब्लड फ्लो कर पा रहा, तो उसकी वजह से ये जो कैपिलरी रीफिल टाइम का क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर आप अपनी बॉडी पे भी देखें, ये एक टेस्ट होता है देखने के लिए, जज करने के लिए कि बॉडी के अंदर जो है वो सर जो हमारी सर्कुलेशन है वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही। इसमें कहीं पे आप जो अपनी ब्लड वेसल है उसको दबा के रखते हैं। अब वो दबा के रखते हैं तो वो थोड़ी देर मतलब उसका कलर भी चेंज होगा, और वापस जितनी देर में उसने अपनी कट कट के आ रही है मेरी आवाज, सिर्फ इसको कट के आ रही है या बाकी लोगों को भी कट के आ रही है, काइंडली ये बताइएगा। सिग्नल इशू मेरी तरफ है। ओके है, ठीक है। ये कौन है जिनको ये निदा को कट कट के आ रही है? दोबारा से आप अपना जो है ना वो देखिएगा नेटवर्क का कनेक्शन।
अच्छा, मैं आपको कैपिलरी रीफिल टाइम का बता रहा था कि इसके अंदर हम जो है कैपिलरी को दबा के देखते हैं, वो दोबारा से वापस अपनी ओरिजिनल शेप में कितनी देर में आता है, तो उससे पता चलता है कि क्या सर्कुलेशन ठीक है। तो प्रोलॉन्ग कैपिलरी रीफिल टाइम जो है वो हमें बताता है सर्कुलेटरी शॉक है बॉडी के अंदर। अगर एक कैपिलरी को आप दबा रहे हैं और वो वापस अपनी जगह पे वापस नहीं आ रही, उसका कलर जो है वो उस तरह का वापस नहीं आ रहा, लग रही है, तो फिर इसका मतलब है बॉडी जो है वो शॉक की कंडीशन के अंदर है। और पल्स क्वालिटी ऑटोमेटिकली जो है फिर वो बैड होगी। और इसके अलावा हार्ट मर्मर्स और एरिथमिया देखते हैं, मतलब हार्ट की आवाज़ें चेक करते हैं, ठीक है? जो लब-डब की आवाज़ होती है, कि वो प्रॉपर आ रही है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है, उसके अंदर कभी डीप हो जाती है, कभी जो है वो सुपरफिशियल हो जाती है, इस चीज़ को भी हम चेक करते हैं। तो ये कुछ सिम्पटम्स हो जाती हैं शॉक की। आम तौर पे शॉक वाला ये इम्पोर्टेंट भी काफ़ी है कि जब भी चाहे एनिमल है, चाहे ह्यूमन है, अगर उसकी कंडीशन ज़रा थोड़ी-सी इमरजेंसी साइड की है, तो सबसे पहले ड्रिप ही लगाई जाती है, आपको पता है शॉक की। वो शॉक में कोशिश की जाती है कि एनिमल की जो वाइटल ऑर्गन है ना, उनको बहाल रखा जाए। छोटा-मोटा अगर कोई नुकसान है, उसको साइड पे फिलहाल रख के उसके वाइटल ऑर्गन्स खत्म ना हो, वो चलते रहें, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें। लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर हम देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, हेमेटोक्रिट और प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाती हैं और एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो जाती है। ये कुछ मतलब वैल्यूज़ हैं जो लेबोरेटरी के अंदर चेक करते हैं, ठीक है? लो रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएँगे, रेड ब्लड सेल्स को ब्लड का प्रॉब्लम आ रहा है। हेमेटोक्रिट जो होता है ये बेसिकली परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इसमें देखे जाते हैं हेमेटोक्रिट में ना, कि कितने आरबीसीज़ हैं, अगर सिंपल बताऊँ, और प्लाज़्मा प्रोटीन देखी जाती हैं और बर्न का लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, मतलब ओवरऑल ब्लड की केमिस्ट्री देखी जाएगी कि ब्लड के अंदर क्या चेंजेज़ आई हैं, कौन-सा पार्ट मुतासिर है। और बाकी नीचे वाले जनरल से साइन्स हैं, वीकनेस, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन, रिड्यूस यूरिन आउटपुट, कोमा और डायलेशन ऑफ पिपल, ठीक है? ये कुछ साइन हैं इसके। और ट्रीटमेंट के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमने ये चेक करना होता है इसके ट्रीटमेंट में, शॉक में, कि पहले ये देखें कि पेशेंट की क्या वो वाक़ई शॉक की हालत में है भी कि नहीं, ठीक है? आप ऐवें ही ड्रिप ठोक दें और वो मसला कुछ और हो जो है पेशेंट को। तो सबसे पहले तो हमने देखना है क्या वो शॉक की हालत में है, और शॉक की हालत में है तो कौन से वाला शॉक है। 4 टाइप जो आपको बताएँगे, हाइपरवोलेमिक, कार्डियक, वासोजेनिक, तो उसके अंदर से वो, और सेप्टिक शॉक, उसके अंदर से वो देखते हैं कि कौन से वाला शॉक है और अंडरलाइंग कॉज़ क्या आ रहा है, ठीक है? अंडरलाइंग कॉज़ मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लीडिंग हो रही है, कोई जो है हार्ट का कोई इश्यू आ रहा है, या और कोई जो है बॉडी के अंदर कौन से साइन्स इस तरह के आ रहे हैं जो जिनको हमने फौरी तौर पे, जिसको हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है? हमने सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करना होता है इसका। और हमने इफेक्ट्स ऑफ शॉक को खत्म करना होता है। हमने देखना है शॉक का जो इफेक्ट है, ये जैसे लिखे में है कि लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लो है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। इंक्रीज़ एसिड इन ब्लड, ब्लड में एसिड एसिडोसिस हो गया है, तो उसको एल्कालोसिस की तरफ लाएँगे, अल्कलाइन चीज़ें देके उसको प्रॉपर करने की कोशिश करेंगे। उसका जो ब्लड का क्लॉटिंग सिस्टम है, अगर कोई हेमरेज हो गया तो उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। मतलब शॉक के जो इफेक्ट जिस वजह से शॉक आ रहा है उसको भी खत्म करेंगे हम, ठीक है? ये पॉइंट इस पॉइंट में है कि जिस वजह से शॉक आ रहा है उसको खत्म करेंगे। निचले वाले पॉइंट में ये है कि शॉक की वजह से फिर जो चीज़ें आ रही हैं, उनको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और वाइटल फंक्शंस को हम ठीक करते हैं। ब्लड प्रेशर है, यूरिन का फ्लो है, हार्ट का फंक्शन है, इनको हमारी कोशिश होती है कि फौरी तौर पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट से ठीक किया जाए। फिर इसमें जो मेजर मेजर चीज़ें होती हैं, एक तो एयरवेज़ को इंश्योर किया जाता है। ये देखें, पेटेंट एयरवेज़ शुड बी इंश्योर्ड बाय इंट्यूबेटिंग एनिमल इफ कोलैप्स्ड और कोमाटोज़, ठीक है? ऑक्सीजन शुड बी डिलीवर्ड विया मस्क, कैनुला और एंडोट्रैकियल ट्यूब। कि जो बॉडी के पेटेंट एयरवेज़ हैं, उनको हमने इंट्यूबेट करके बॉडी को ठीक करना है। इंट्यूबेट क्या होता है? ट्रैकियल ट्यूब की इंसर्शन करना बॉडी के अंदर। साँस अगर देखें, साँस रुका हुआ है, नोज़ और माउथ के ज़रिए नहीं आ रहा प्रॉपर, तो इंट्यूबेट करके हम ट्रैकियल ट्यूब जो है वो पास करके जानवर का जो एयरवेज़ है उसको हमने प्रॉपर
करना है। हमने ये चीज देखनी है कि अगर वो बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया है, कोमा के अंदर चला गया है, तो उसको किस तरीके से हम उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर कर सकते हैं। वो ऑक्सीजन मास्क के जरिए भी कर सकते हैं, कोई कनोला या एंडोट्रैकियल ट्यूब, वो हम ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं। देखते हैं कि पेशेंट किस हालत में है, क्या वो जस्ट मास्क लगाने से ही उसकी ऑक्सीजन जिस्म की पूरी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, क्या कैनोला पास करना पड़ेगा, क्या एंडोट्रैकियल ट्यूब पास करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने हेमरेज देखना होता है कि हेमरेज अगर बॉडी में किसी जगह आ रहा है तो उसको छोटा कट है तो वो तो डायरेक्ट प्रेशर से भी किसी जगह कट लग जाता है, तो वो थोड़ी देर दबा के रखें ताकि टाइम मिल जाए उस जगह पे आने के लिए। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं सारे, जिनमें प्लेटलेट ज्यादा किरदार अदा करता है। तो इसके अलावा हम उधर बैंडेज बांध सकते हैं, टॉर्निकेट बांध सकते हैं, लाइगेशन कर सकते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए जो है, और एनिमल शॉक की कंडीशन से बाहर आए। और जो मेन हल इसका होता है वो फ्लूइड थेरेपी होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, मल्टी इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे, सोडियम कंटेनिंग क्रिस्टलाइट दे देंगे। अगर ब्लड की कमी आ रही है, हम देखते हैं एनिमल का ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड दे देंगे। फ्लूइड थेरेपी मेन चीज होती है शॉक की कंडीशन में। ठीक है, जो हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। अब कौन सी एक अब कौन सी करनी है, कौन सा देना है फ्लूइड, ठीक है, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। आज का दूसरा लेक्चर बल्कि हमारा उसी चीज पे होगा, फ्लूइड थेरेपी के ऊपर। और ये देखिए फ्लूइड जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मेजर इनकी जो हम देते हैं वो 4 टाइप्स होती हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइट। ठीक है, क्रिस्टलाइट के अंदर आ जाता है हमारा जो है नॉर्मल सलाइन। ये देखिए आइसोटोनिक 0.9 NaCl। इसको NaCl का जो 0.9% सोल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं जी नॉर्मल सलाइन। ठीक है, या ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ये देंगे। इनको हम क्रिस्टलाइड सोल्यूशन कहते हैं। क्रिस्टलाइट सोल्यूशन वो होते हैं जो डिफ्यूज हो जाते हैं बॉडी के अंदर। हम ब्लड वेसल्स के अंदर उसको लगाएंगे, फॉर एग्जांपल इंट्रावेनस हम देते हैं बॉडी में। नॉर्मल सलाइन आप समझ लें तो वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे, आइसोटोनिक होंगे। ठीक है, ब्लड का जो प्लाज्मा का जो होती है इसको हम कह देते हैं ऑस्मोलैरिटी, या एक जगह डिफ्यूजन और ऑस्मोलैरिटी के कंसेप्ट इसमें होते हैं ना। ये वाला जो सोल्यूशन होता है ये मिक्स हो जाता है ब्लड के साथ और ब्लड का वॉल्यूम बेहतर कर देता है। ये क्रिस्टलाइड होते हैं। दूसरे सोल्यूशन होते हैं कोलाइड्स। दूसरे टाइप के जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, कोलाइड्स। ये कैपिलरी वाल्स के अंदर बेसिकली नहीं वो फ्लूइड जो है मिक्स नहीं होते जल्दी। इसके अंदर ये देखिए उसने लिखा भी हुआ है, बड़े कोलाइड्स जैसे लफ्ज से भी लग रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन कोई भी चीज लटकती रहना। ठीक है, एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा प्रोटीन या डेक्स्ट्रॉन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ये आपने बेसिकली इनको जो है वो सब्जेक्टिव वाइज नहीं याद रखना, ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ऑब्जेक्टिव वाइज याद रखना है। अब आपने क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन में याद रखना है कि NaCl 0.9% और लैक्टेटेड रिंगर, ये क्रिस्टलाइड में आता है। कोलाइडल में कौन से आते हैं, ये 3 आते हैं, एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा प्रोटीन, डेक्स्ट्रॉन। मतलब जो पार्टिकल बड़े होंगे वो कोलाइडल में आएंगे, ये ब्लड में कोलाइड करते रहेंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइड जो होंगे वो क्रिस्टल्स की शक्ल में होंगे छोटे, और वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे। और इसके अलावा हम तीसरे टाइप का जो फ्लूइड दे सकते हैं वो दे सकते हैं ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। कहीं पे कोई हेमरेज हुआ हुआ है, ब्लड की कमी हो गई है, तो ब्लड भी एक फ्लूइड ही है ना। तो तीसरे नंबर पे हम ये ब्लड या कोई ब्लड का प्रोडक्ट दे सकते हैं। हम सीरम लगा सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि ब्लड में से कौन सी चीज चाहिए, RBCs चाहिए, हीमोग्लोबिन चाहिए, टोटल ब्लड चाहिए, तो उसके अंदर हम ब्लड फ्लूइड के जरिए जो है ना डालते हैं। ये सारे मतलब ये जो चारों हैं ये ड्रिप की फॉर्म में है ना, ड्रिप है। ड्रिप लगानी है, लेकिन ड्रिप्स की भी तो टाइप होती है ना। उसमें मैं आपको 4 टाइप बता रहा हूँ कि क्रिस्टलाइट टाइप होती है, कोलाइडल टाइप होती है, ब्लड वाली टाइप होती है, और ग्लूकोकॉर्टिकाइड होते हैं। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकाइड आप लोगों को पता है ये स्टीरॉइड्स को कहते हैं। ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, भले कोई बता सकता है ग्लूकोकॉर्टिकाइड। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकाइड जो ड्रग्स होती हैं, जो स्टीरॉइड्स होते हैं, इनको हम बेसिकली लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कहते हैं। जी ज़ुहैब, बिल्कुल ठीक। जी वालेकुम सलाम इशरत, बिल्कुल ठीक। ये जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये जिन्होंने नाम बता दिया एड्रीनल का वो चुप रहे। बाकी कोई बताए ये एड्रीनल होता कहाँ पे है, एड्रीनल ग्लैंड
बस जिन्होंने बता दिया वो नहीं बताएंगे, उनको डेफिनेटली पता होगा। एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है? जी अमन, बिल्कुल। जी उस्मा, किडनी। ठीक है, लाइक बच्चे हैं इसका मतलब है। तो ये किडनी के ऊपर होता है, और ये ग्लूकोकार्टिकाइड बेसिकली मतलब फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी इनको कहा जाता है, ये प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रेस वगैरह के अंदर। और लेकिन इनको अगर शॉक की कंडीशन में है, फौरी तौर पे जिस्म को सपोर्ट देनी है, बॉडी को सपोर्ट देनी है एक एनिमल जो है, तो लाइफ सेविंग के तौर पे ये स्टीरॉइड को यूज किया जाता है। ठीक है, ये देखिएगा इसके अंदर वो ये मशहूर नाम डेक्सामेथासोन फील्ड प्रैक्टिस काटते हैं, कोई बता सकता है? पेरिफेरल जो हम कह सकते हैं कि आप कह लें कि ब्लड वेसल्स की जो रेजिस्टेंस होती है ना, उसको डिक्रीज करना। मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी जो है वो आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज ब्लड को अवे लेके जाती हैं। आर्टरीज जो है, हार्ट है ना हमारा, उसमें कुछ ऐसी रगें होती हैं जो ब्लड को दूर लेके जाती हैं दिल से, मतलब बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, वो आर्टरीज कहलाती हैं। अवे लेके जाना, ए से आर्टरीज, ए से अवे, ये नेमोनिक आप याद कर सकते हैं। मतलब कंफ्यूजन हो जाती है बाउस को, तो आर्टरीज कौन सी होती हैं, वेन्स कौन सी होती हैं। आर्टरीज वो होती हैं जो ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, हार्ट से दूर लेके जाती हैं। ठीक है, आर्टरीज अवे लेके जाना। तो, तो और जो ब्लड घूम के सैर करके आ जाता है। तो यहाँ पे डिक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ब्लड का जो फ्लो है आर्टरीज की तरफ, हार्ट ने जो फ्लो करना है, अगर उसमें कोई रेजिस्टेंस आ रही है, ब्लड प्रॉपरली ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पा रहा, जो है प्रॉब्लम आ रही है, जिसको हम एनॉक्सिक कंडीशन कहते हैं कि ऑक्सीजन की कहीं कमी, और एनॉक्सिक कंडीशन आए, फॉर एग्जाम्पल समझे ब्रेन को नहीं जा रहा ब्लड, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो वो जाहिर बात है उसके सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है ब्लड के फ्लो के अंदर रेजिस्टेंस। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में, ये एंजाइम्स में, लाइसोजाइम एंजाइम में, और ये सारे मतलब इसके फंक्शन दिए हुए हैं कि ग्लूकोकार्टिकाइड के। ठीक है, ये भी हम मतलब एज ए ड्रिप के तौर पे फौरी तौर पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे होस्ट बनाना, दूसरा मैं लेक्चर शेयर करूं अपना, अमन। अच्छा, ये ज्यादा देने का क्या नुकसान होता है भला? जो है स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड लाइफ सेविंग ड्रग है, तो हर बीमारी में लगा क्यों नहीं देते? इसका नुकसान क्या है? डेथ? डेथ तो ये अच्छा जवाब है, आखिर में डेथ तो होनी है। स्पेसिफिक जवाब, इम्यूनिटी लो हो जाती है। ठीक है, एक ठीक है। अच्छा, और क्या है? इम्यूनिटी डिक्रीज करते हैं, सही हो गया। अमन, मुझे होस्ट करना, मैं अगला शेयर करूँ। इसके ना काफी सारे होते हैं, बेसिक जो आपने बताया वो यही होता है। ठीक है, बेसिक मतलब अगर हम करते हैं कि जो है ना इम्यूनिटी ही लो होती है, लेकिन अगर और भी इसके हम देख लें तो उसके अंदर ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है, मसल ब्रेकडाउन भी होता है,